हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसलपुर से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं अपनी अगली वीडियो मूल प्रभाज के साथ। बच्चों, यह वीडियो संख्या 6 है। आशा करता हूं कि आपने इससे पहले की सभी वीडियो को क्रम से देखा होगा, क्योंकि अगर आपने क्रम से देखा होगा तो आप लोगों को जानकारी होगी कि मैं इससे पहले कौन कौन से टॉपिक को एक्सप्लेन कर चुका हूं। बच्चों, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं और इससे पहले का जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है मोललता, तो मोललता और यह जो मूल प्रभाज है, यह दोनों टॉपिक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ये ऐसे टॉपिक हैं जो टेम्परेचर के द्वारा इफेक्टिव नहीं होते हैं। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि निम्न में से कौन सी राशि ताप के द्वारा प्रभावित होती है। इसका उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आपको जानकारी होगी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म कौन कौन सी हैं और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म कौन कौन सी हैं। तो आज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के क्रम में हम लोग मोल प्रभाज पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इसको इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन का अर्थ भाग होता है, टुकड़े, और इस मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको समझना बहुत आसान है, जल्दबाजी नहीं करनी, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास कोई बिलियन है और हम ये भी जानते हैं कि बिलियन में बच्चों 2 घटक प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एक घटक विलेय का और दूसरा घटक बच्चों विलायक के रूप में उपस्थित होता है। मैं मान लेता हूं कि इस बिलियन में 2 घटक प्रेजेंट, मान के लेता हूं होते ही हैं, 2 घटक प्रेजेंट हैं, एक विलेय और एक विलायक। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं जो पॉइंट्स आपको समझाता बहुत आसानी के साथ आप लोग एक एक पॉइंट को समझिएगा, ताकि जो भी बातें हैं आपको सारी समझ में आ जाएं। और अगर कोई डाउट रहता तो आप मुझे तुरंत कमेंट्स करें ताकि मैं उसका उत्तर दे सकूं। बच्चों, मैं मान लेता हूं कि हमारे पास जो घटक विलेय है मैं इसको A मान लेता हूं और जो घटक विलायक के रूप में इसको मैं B मान लेता हूं। तो विलेय वाले घटक को मैंने A मान लिया, विलायक वाले घटक को हमने B मान लिया। इतनी बात समझ में आ गई। मान लेता हूं ये जो विलेय जिसको हमने A के रूप में रिप्रेजेंट कर रखा है, इसके जो मोल हैं जो इस बिलियन में प्रेजेंट हैं, मैं मान लेता हूं बच्चों वो Na है। स्मॉल n किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? मोल्स की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। और इसी प्रकार से बच्चों विलायक के जो मोल्स हैं उनको Nb मान लेता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई। तो बिलियन में विलेय के कितने मोल हैं? Na, और बिलियन में विलायक कितने मोल हैं? Nb। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे तुरंत कमेंट करें। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चों बिलियन में कुल मोलों की संख्या कितनी है, बिलियन में उपस्थित कुल मोल, तो बिलियन में उपस्थित कुल मोल कितने होंगे बच्चों? चूंकि विलेय और विलायक दोनों बिलियन में प्रेजेंट हैं, इसलिए कुल मोल की हम लोग बात करेंगे तो Na प्लस Nb। क्या ये नहीं होगा? जी हाँ। तो बिलियन में कुल मोल कितने होंगे? Na प्लस Nb। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों करना क्या है, हम लोगों को मोल प्रभाज की बात करनी है। मोल प्रभाज, चूंकि मोल का मतलब जानते हैं, दोनों के मोल हमें पता है, प्रभाज का मतलब टुकड़ों में। तो ये जो बिलियन के 2 पार्ट दे रखे हैं विलेय और विलायक, मैं इसको टुकड़ों में बांट देता हूँ। इसका मोल प्रभाज अलग निकालते हैं, इसका मोल प्रभाज अलग निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा देखिएगा। पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं विलेय के मोल प्रभाज की बात कर लेता हूँ। तो विलेय का मोल प्रभाज, सबसे पहले मैं विलेय का मोल प्रभाज पढ़ता हूँ। विलेय का मोल प्रभाज, चूंकि हमने उसको A से रिप्रेजेंट किया था बच्चों, इसलिए हम लोग इसको भी XA लिखते हैं। तो इसको XA लिख लिया। अब चूंकि बच्चों मोल प्रभाज निकालते कैसे हैं, हमको जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना है हम लोग उसके मोल ऊपर रखेंगे। फार्मूला क्या होगा बच्चों? विलेय के मोल। जिसके भी आपको मोल प्रभाज की बात करनी है उसके मोल आपको ऊपर रखने हैं और बटे में अपॉन में बिलियन के
कुल मोल की बात करनी है, बिलियन के कुल मोल की बात करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बिलियन में दो चीज़ें उपस्थित हैं, एक विलेय उपस्थित है और एक विलायक उपस्थित है। बच्चों बिलियन में कुल मोल कितने हैं, तो Na प्लस Nb हो गया। हम लोग विलेय के मोल प्रभाज्य की बात कर रहे हैं। विलेय का मोल प्रभाज्य XA बराबर बच्चों फार्मूला क्या होगा, मैंने बताया जिसके मोल प्रभाज्य की बात करेंगे उसके मोल ऊपर और बटे में बच्चों विलेयन के कुल मोल की बात करेंगे। देखिए तो विलेय के मोल कितने हैं, विलेय के मोल आप देखिए बहुत ध्यान से, पहले मैं XA लिखे लेता हूँ। विलेय के मोल कितने हैं, तो विलेय के मोल बच्चों Na है, और विलेयन में कुल मोल कितने हैं, तो Na प्लस Nb, तो Na प्लस Nb। तो ये तो निकल गया बच्चों केवल एक पार्ट के मोल प्रभाज्य, अर्थात विलेय के मोल प्रभाज्य। आसानी रही होगी आपको समझने में। चलिए अब हम लोग दूसरे मोल प्रभाज्य की बात करते हैं बच्चों। अब हम लोग विलायक की बात करेंगे, विलायक का मोल प्रभाज्य। अब हम लोग विलायक का मूल प्रभाज्य की बात करेंगे। चूंकि विलायक को हम लोगों ने आप देखिएगा यहाँ पर V से रिप्रेजेंट किया था, इसलिए इसको हम लोग XB से रिप्रेजेंट करेंगे, XB। अब इस पे भी सेम फार्मूला बच्चों, जिसका मोल प्रभाज्य निकालना है उसके मोल ऊपर, तो विलायक के मोल हो जाएंगे विलायक के मोल और अपॉन में बच्चों विलेयन के कुल मोल, विलेयन के कुल मोल। तो विलायक के मोल कितने हैं, तो विलायक के मोल Nv हैं। विलेयन में उपस्थित कुल मोल कितने हैं, तो Na प्लस Nv। इसको हम लोग बच्चों XB से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये देखिए बच्चों मैंने विलायक के भी मूल प्रभाज्य की बात कर ली और आप देखिएगा हम लोगों ने विलेय के मूल प्रभाज्य की भी बात कर ली। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता, अब हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं। अब परिभाषा हम लोग कैसे इसकी एक्सप्लेन करेंगे, तो परिभाषा का जिक्र करता हूं, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा। चूंकि घटक दो हैं तो दोनों में से किसी भी आप एक घटक को ले लीजिएगा। बच्चों परिभाषा क्या होगी, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए किसी विलेयन में उपस्थित किसी घटक विशेष, किसी विलेयन में उपस्थित किसी घटक विशेष, चाहे आप लोग पहले विलेय की बात करो चाहे आप लोग विलायक की बात करो, किसी विलेयन में उपस्थित किसी घटक विशेष के मोलों की संख्या, बात समझ में आ गई। चाहे आप लोग विलेय की बात कर लें चाहे आप लोग विलायक की बात कर लें, तो किसी विलेयन में उपस्थित किसी घटक विशेष के मोलों की संख्या तथा विलेयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, विलेयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात है बच्चों, कुल मोलों की संख्या का अनुपात बच्चों उस घटक विशेष का क्या कहलाएगा, मोल प्रभाज्य कहलाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत शॉर्ट में परिभाषा बताते हैं, तो वो परिभाषाएं बच्चों गलत होती हैं। निश्चित रूप से हम लोग लगता है कि हाँ बहुत छोटी से शब्दों में बच्चों परिभाषा हमारी एक्सप्लेन हो गई, लेकिन वास्तव में बच्चों परिभाषाएं भी एग्जाम में कट जाती हैं, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा एक एक बात पर। तो हमने सारी बातें कर ली हैं बच्चों, एक एक का बच्चों हम लोगों ने दोनों घटकों का आप देखिएगा मोल प्रभाज्य निकाला और लास्ट में बच्चों हम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि किसी भी विलेयन में उपस्थित किसी घटक विशेष के मोलों की संख्या तथा विलेयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात है बच्चों घटक विशेष का मोल प्रभाज्य कहलाता है। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों सारे पॉइंट्स क्लियर हो, अगर ना हुए तो कोई ना कोई अगर ऐसा पॉइंट रह गया तो आप लोग मुझे तुरंत मैसेज करें। मैं अंत में एक पॉइंट आपको बता दूं बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी भी विलेयन में उपस्थित सभी घटकों के जो मोल प्रभाज्य का जो योग है बच्चों, चाहे ध्यान रखिएगा, मैं फिर एक बार रिकॉल कर देता हूँ। विलेयन में दो घटक हैं, एक बच्चों
विलेय और दूसरा बच्चों विलायक। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी विलेय में उपस्थित जितने भी घटक हैं उन सबका जो मोल प्रभाज है बच्चों, उनका जो योग है वो सदैव एक होता है। किसी भी विलेय में उपस्थित घटकों के मोल प्रभाजों का जो योग है वो सदैव एक होता है। बच्चों एक बात और सुनिएगा बच्चों, यह इकाई रहित राशि है, इकाई रहित राशि है बच्चों, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। पहली बात मैंने आपको बताई, विलेय में उपस्थित घटकों का जो मोल प्रभाज होता है वो सदैव एक होता है। दूसरी बात मैंने बताई इकाई रहित राशि है। और तीसरी बात बता दूं बच्चों, यह ताप पर निर्भर नहीं करती है। ताप पर निर्भर क्यों नहीं करती है बच्चों? क्योंकि मैं बता चुका हूँ शुरुआत में ही, यह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई टॉपिक रह गया तो आप लोग मुझे कमेंट्स करिएगा ताकि मैं उसका आंसर दे सकूँ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, जब तक मैं अपना अगला वीडियो लेकर के ना आ जाऊँ। शुभाशीष।